हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामंत पांडे। यू कैन सी माय इन्फॉर्मेशन इन द स्लाइड एंड आई विल बी गिविंग इंडियन पॉलिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रीडम रिलीजियस राइट्स की। आज हम बात करने जा रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं वो मेंशन है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। तो बात करते हैं आर्टिकल 29 की। आर्टिकल 29 का जो टाइटल है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हालांकि इसकी जो प्रोटेक्शन है इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स। यानी कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत जो प्रोटेक्शंस दी जा रही है दैट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज, ये हर किसी को मिली हुई है बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज। सो इसमें दो क्लॉज है। पहला जो क्लॉज है वो डील करता है कल्चरल राइट के साथ में, और जो दूसरा क्लॉज है वो डील करता है एजुकेशनल राइट्स के साथ में। जो कल्चरल राइट है इट इज राइट टू कंजर्व द लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर, यानी हर इंडिविजुअल को ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकता है। ठीक है। और जो क्लॉज 2 है ये बेसिकली एजुकेशनल राइट है। ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट फंडेड और एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता है। यानी आपको आपकी जाति, आपके धर्म, आपकी नस्ल और आपकी भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट फंडेड और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। ये आपका फंडामेंटल राइट है। सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बेसिकली बात करता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। तो ये कहता है दैट माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास में ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करें और उनको अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करें। यानी कि उन उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरी तरीके से ऑटोनमी है। इसीलिए जो एजुकेशनल प्रोविजंस बनाए गए थे फॉर ईडब्ल्यूएस और फॉर ओबीसी और एससी एसटीज, उसमें देयर वाज अ वर्ड एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उन कैटेगरीज में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंसिडर नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 फिर कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास ये पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने चॉइस के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करें और उन्हें अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करें। माइनॉरिटीज़ क्या होती? माइनॉरिटीज़ बेसिकली वो कम्युनिटीज़ है जिनकी नंबर किसी अन्य कम्युनिटी की तुलना में कम होता है। सो इंडिया में माइनॉरिटीज बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। पहली है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी लैंग्वेज के बेस पर, और दूसरी है रिलीजियस माइनॉरिटीज यानी रिलीजन के बेस पर। माइनॉरिटीज को नेशनल और स्टेट लेवल पर भी आइडेंटिफाई किया जाता है। आर्टिकल 30 का एक एक्सेप्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज आर्टिकल 30 क्लॉज 1A। इसमें जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको प्रॉपर्टी राइट होता है। ठीक है। बट स्टेट जो है उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता है प्रोवाइडेड दैट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय पेइंग अ ड्यू कंपेंसेशन। यानी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है। साथ ही साथ स्टेट को उन प्रॉपर्टी को टेक ओवर करने के लिए कंपेंसेशन यानी भत्ता भी देना होगा। सो आर्टिकल 31 जो है उसको बेसिकली फंडामेंटल राइट नहीं है। एक्चुअली आर्टिकल 31 डील करता था प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में, जिसे 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत में फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया, और अब वो मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 300A। ओके। सो नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक्चुअली इस इतना इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है कि इसमें एक बहुत बड़ा रिमार्क है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। जो आर्टिकल 32 है ये बाकी जो इतने भी फंडामेंटल राइट्स हमने आज तक पढ़े, चाहे वो राइट टू इक्वेलिटी हो, राइट टू रिलीजन हो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हो या फ्रीडम राइट्स हो, उन सबको ये जो राइट है आर्टिकल है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये उन सबको एनफोर्सिएबल बनाता है, उन सबको पावर देता है, उन सबको टीथ देता है टू डू टू बाइट। ठीक है।
इसमें होता क्या है, इसके अंदर मेंशन है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो कि अभी तक हमने पढ़ा वो वायलेट होता है, तो ये उस इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है कि वो डायरेक्टली इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होती है टू इशू द रिट्स। रिट्स बेसिकली एक तरीके का जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं टू एनफोर्स दोज फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो उसके फंडामेंटल राइट्स को इस्टेब्लिश करे, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करे। तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया दैट आर्टिकल 232 मेक्स द फंडामेंटल राइट्स रियल एंड इन्फोर्सेबल। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टीथ ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। अन्य मौलिक अधिकारों का इसे दांत भी कहा जाता है बेसिकली। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिकली सेव करते हैं एक इंडिविजुअल को बाय द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट, और उनको ये पावर देता है टू बाइट। ठीक है, यानी कि अगर किस स्टेट जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है जो आज तक हमने पढ़े हैं, तो उसके जवाब में वी कैन यूज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड कैन इन्फोर्स आवर फंडामेंटल राइट बाय द सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली जितने भी फंडामेंटल राइट है वो सभी एक तरीके से डेमोक्रेसी को ही इंश्योर करते हैं। यानी डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल। रूल ऑफ पीपल मतलब जहाँ पे लोगों के अधिकार सुरक्षित हों, जहाँ पे एक तरीके से हर इंसान को अपना व्यू रखने का, अपना ओपिनियन रखने का अधिकार हो। तो ये जो भी डेमोक्रेसी के एसेंशियल्स हैं, डेमोक्रेसी के बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको फंडामेंटल राइट के तहत इंश्योर किया गया है। और जो 32 है वो फंडामेंटल राइट को ही सेफ गार्ड करता है एक तरीके से। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 32। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। गिव योर रिव्यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच।